आज इलेक्ट्रोस्टैट के लेक्चर नंबर 4 में हम लोग देखेंगे कूलम्ब्स लॉ को। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा और पर्टिकुलरली न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर है। कूलम्ब्स लॉ की पहले थ्योरी स्टडी करेंगे हम लोग और इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक क्या है और उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जान चुके हैं चार्ज के प्रॉपर्टी में कि अगर दो ऑब्जेक्ट पे चार्ज है तो वो दोनों एक दूसरे पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट करेगा। क्लियर है, जिसमें आपने देखा था कि सिमिलर नेचर का चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा और अपोजिट नेचर का चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ एक मैथमेटिकल फॉर्मूला देता है दो पॉइंट चार्जेस के बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। क्लियर है, कूलम्ब्स लॉ बताता है कि दो पॉइंट चार्ज के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना है। क्लियर है, तो देखिए इट गिव्स अ यानी कूलम्ब्स लॉ इट गिव्स अ मैथमेटिकल फॉर्मूला to calculate the electrostatic force between 2 point charges। ध्यान रखिएगा, चार्ज में कोई एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए, चार्ज बिल्कुल एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड होना चाहिए। क्लियर है, बिटवीन 2 point चार्जेस, इन्हें साइज बहुत कम होनी चाहिए चार्ज ऑब्जेक्ट्स की। क्लियर है, पॉइंट चार्ज का मतलब यहां पर यही हुआ कि चार्ज ऑब्जेक्ट का साइज निग्लिजिबली स्मॉल होना चाहिए। क्लियर है, इन्हें वो एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड हो। क्लियर है, तो कूलम्ब्स लॉ आपको एक मैथमेटिकल फॉर्मूला देता है टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 point चार्जेस। क्लियर है, आइए कूलम्ब्स लॉ को हम लोग जानते हैं। दो पार्ट्स में कूलम्ब्स लॉ को स्टडी किया जाएगा, मतलब एज अ फॉर्म ऑफ 2 लॉज। क्लियर है, मान लेते हैं कि दो पॉइंट है ए और बी है ना। आप कंसीडर कर लो कि ए पर Q1 चार्ज है और बी पर Q2 चार्ज है और दोनों के बीच का डिस्टेंस r के बराबर है। तो ए पॉइंट पर आपने Q1 चार्ज को कंसीडर किया और बी पॉइंट पर आपने Q2 चार्ज को कंसीडर किया और दोनों के बीच का डिस्टेंस r हम लोगों ने लिया है ना। Q1 and Q2 are the 2 point charges separated by a distance r। क्लियर है, और दोनों लोकेटेड है ए और बी पर। दोनों लोकेटेड है कहां पर, ए और बी पर। न्यूटन्स का थर्ड लॉ तो ऑब्वियसली यहां पर प्ले करेगा कि अगर ए ने बी पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट किया तो बी भी ए पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट करेगा और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन अपोजिट होगा। क्लियर है, ए और बी दोनों एक दूसरे पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट करेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन अपोजिट होगा। क्लियर है, तो हम लोग मान लेते हैं कि दोनों के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, मतलब कहने का कि ए ने बी पर एक्सर्ट किया और बी ने ए पर एक्सर्ट किया, उसका कॉमन मैग्नीट्यूड एफ के बराबर है ना। क्योंकि ये तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ने क्लियर किया था कि ए बी पर जितने मैग्नीट्यूड का फोर्स एक्सर्ट करेगा एट द सेम टाइम बी भी ए पर उतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स एक्सर्ट करेगा। क्लियर है, और डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो कॉमन मैग्नीट्यूड हम एफ मान लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। ठीक है, लेट एफ बी द कॉमन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between Q1 and Q2। क्लियर है, चलिए और अब इस F के लिए हम लोग
लॉ देखते हैं, कूलम्ब्स का दोनों लॉ, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। देखिए पहला लॉ, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, यानी दोनों के बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के। कहने का मतलब क्या, मॉड ऑफ Q1 इंटू मॉड ऑफ Q2, मॉड ऑफ Q1 इंटू मॉड ऑफ Q2। क्लियर है? देखिए आप फोर्स का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसीलिए फोर्स के मैग्नीट्यूड को लेने के समय जब चार्जेस को मल्टीप्लाई आप करेंगे दोनों चार्जेस को, तो आप दोनों पे मॉड लगाएंगे ताकि अगर नेगेटिव भी वहां पर है तो मॉड लगने से पॉजिटिव आ जाए और ये एश्योर्ड हो जाए कि फोर्स का मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। क्लियर है? तो ये आपका फर्स्ट लॉ हुआ। क्लियर है? तो कैसे इसको आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द चार्जेस, है ना, यानी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉड ऑफ Q1 इंटू मॉड ऑफ Q2। क्लियर है? द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between 2 point charges is directly proportional to product of magnitude of both charges, product of magnitude of both charges। क्लियर है? मॉड क्यों लगाया, इस बात का एक्सप्लेनेशन मैंने दिया, क्योंकि यहां पर हम फोर्स का भी मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, फोर्स का हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, इसीलिए जब दोनों चार्जेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉड लेके मल्टीप्लाई करेंगे ताकि यह एश्योर हो जाए कि फोर्स का मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर है? ये आपका फर्स्ट लॉ हो गया। क्लियर है? अब इसी में हम लोग सेकंड लॉ लेते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए सेकंड लॉ क्या कहता है। सेकंड लॉ, दोनों के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के, यानी R स्क्वायर, है ना। फोर्स का मैग्नीट्यूड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। क्लियर है? देखिए इस लॉ को आप कह सकते हैं, इस सेकंड वाले को इनवर्स स्क्वायर लॉ, है ना, इसको आप कह सकते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर दो गिवन चार्जेस है, अगर डिस्टेंस को बढ़ाइएगा तो उनके बीच का फोर्स घटेगा और अगर डिस्टेंस को डिक्रीज कीजिएगा तो उनके बीच का फोर्स बढ़ेगा। बात फॉलो किए? फॉर टू गिवन चार्जेस, है ना, दो गिवन चार्जेस अगर है और उनके बीच, और गिवन चार्जेस का मतलब कि पॉइंट चार्जेस, हम जो यहां पर बात कर रहे हैं वो पॉइंट चार्जेस की। तो फॉर टू गिवन पॉइंट चार्जेस इफ डिस्टेंस इज इंक्रीज्ड फोर्स विल डिक्रीज, और अगर डिस्टेंस को डिक्रीज कीजिएगा तो फोर्स इंक्रीज करेगा, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन में है। क्लियर है? तो आप यहां लिख सकते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, between two point charges is inversely proportional to square of distance between them, है ना, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। क्लियर है? चलिए तो ये आपका दो लॉ हो गया, इसको 2 मान लें। ठीक है? अब अगर दोनों लॉ को हम कंबाइन कर दें, है ना, तो देखिए अगर दोनों को कंबाइन किया जाए, कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड,
कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड, अगर दोनों लॉ को हम लोग कंबाइन कर दें तो देखिए F प्रोपोर्शनल टू मॉड ऑफ Q1 इंटू मॉड ऑफ Q2 और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। चलिए F प्रोपोर्शनल टू मॉड ऑफ Q1 इंटू मॉड ऑफ Q2 और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को आप हटाओगे तो एक कांस्टेंट से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। आइए, F इज इक्वल टू K इंटू मॉड ऑफ Q1 इंटू मॉड ऑफ Q2 और होल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। क्लियर है? ये फोर्स के लिए एक एक्सप्रेशन आया है ना, K इंटू मॉड ऑफ Q1 इंटू मॉड ऑफ Q2 और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, जहां पे K कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है ना। K इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शनलिटी। और जनरली इसको हम लोग लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहां पे एप्सिलॉन नॉट कहलाएगा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट यहां पे कहलाएगा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। हियर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्लियर है? तो ये K की वैल्यू हुई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? तो अब आप, और हां, अभी दोनों चार्जेस हमारा एयर मीडियम में है, ये बात ध्यान में रखिएगा। दोनों चार्जेस अभी हमारा एयर मीडियम में है। क्लियर है? इस बात को हम लोग अपने कंसिडरेशन में लेंगे कि बोथ दी चार्जेस आर इन एयर मीडियम, है ना। तो K की वैल्यू अगर यहां पे डाल दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू मॉड ऑफ Q1 इंटू मॉड ऑफ Q2 होल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और यही आपका रिक्वायर्ड फॉर्मूला आया दो पॉइंट चार्जेस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैलकुलेट करने का। लेकिन ये फॉर्मूला वैलिड तब है जब वो दोनों पॉइंट चार्जेस एयर मीडियम में है ना। इट इज एप्लीकेबल, it is applicable, it is applicable when both point charges, when both point charges are in air medium, when both point charges are in air medium, जब दोनों पॉइंट चार्जेस एयर मीडियम में है। क्लियर है? चलिए, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर दोनों चार्जेस को हम किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में अगर डाल देंगे तो ये एक अलग टॉपिक ही है हम लोग का, आगे पढ़ना, फोर्स का वैल्यू चेंज कर जाएगा। क्लियर है? इसके लिए हम लोग एक और वीडियो लेक्चर क्लियर करेंगे। अभी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस था, हम लोग परमिटिविटी ऑफ द मीडियम और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम पर भी हम लोग एक क्लास को कंसिडर करेंगे। क्लियर है? तो बहरहाल अभी हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि दोनों चार्जेस एयर मीडियम में है। दोनों चार्जेस कहां है? एयर मीडियम में। चलिए, तो आपको अभी फिलहाल 28, 29 सवाल, 30 सवाल तक अप्रॉक्स हम लोग सॉल्व कर लेंगे, सिर्फ इस फॉर्मूला के कॉन्सेप्ट से अथवा वेक्टर के कंसीडरेशन को करते हुए, वेक्टर को अप्लाई करते हुए। क्लियर है? तो आप इसको नोट कीजिए। और आपको एक एक्सप्रेशन अब मिल चुका है कि दो पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2 अगर एयर मीडियम में है, अगर एयर मीडियम में है तो दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना ही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ Q1 इंटू मॉड ऑफ Q2 डिवाइडेड बाई कितना? आर स्क्वायर। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है? अब देखिए, आप चाहें पहले एक बार फिर से फॉर्मूला लिख देते हैं। फोर्स का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ Q1 इंटू मॉड ऑफ Q2 होल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अगर एप्सिलॉन नॉट की यूनिट आपको पता करनी हो, रटने की कोई जरूरत नहीं है, आप तुरंत यूनिट निकाल सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करके एप्सिलॉन नॉट को यहां भेज दीजिए और फोर्स को नीचे ले आइए यूनिट्स के लिए। तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई, एफ आ गया नीचे, और मॉड ऑफ Q1
इंटू मॉड ऑफ Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब आप बताइए एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होगी? तो देखिए कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर पर फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट मीटर। तो कैसे लिखेगा? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? देखिए तो नीचे लिख देते हैं इसको, अगर वहां दिख नहीं रहा हो तो यहां लिखिए एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एफ मॉड ऑफ Q1 इंटू मॉड ऑफ Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो देखिए एसआई यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ये आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। एसआई यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट बराबर 4 पाई की तो कोई यूनिट नहीं होती है, यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये गायब हो जाएगा। कूलम इंटू कूलम यानी कूलम का स्क्वायर है ना, पर फोर्स का यूनिट न्यूटन, तो पर न्यूटन अब पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? और अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी आप जान लें। वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 यूनिट लिख दीजिए एसआई में, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? ये आपके एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आ गया। क्लियर है? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट हम डायरेक्ट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी ले सकते हैं। क्लियर है? देखिएगा कैसे, ये तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो गई, और ज्यादातर हम लोग ये यूज करेंगे इन एसआई यूनिट। अगर आप एसआई यूनिट यूज कर रहे हैं, मतलब फोर्स को न्यूटन में, डिस्टेंस को मीटर में, चार्ज को कूलम में, तो उस केस में आप कलेक्टिवली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ले सकते हैं 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। और अगर आप सीजीएस यूनिट यूज कर रहे हैं, तो आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ले सकते हैं 1 के बराबर। क्लियर है? तो ज्यादा अच्छा ये यूज करना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एसआई यूनिट में 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, और सीजीएस यूनिट में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1 के बराबर। क्लियर है? ज्यादा इजी आपको ये रहेगा सॉल्व करने में। चलिए, तो मेन आपको ये याद रखना है फिलहाल प्रॉब्लम बनाने के लिए कि 2 पॉइंट चार्जेस के बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ Q1 इंटू मॉड ऑफ Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी क्वेश्चन तो इसमें बहुत कराना है, आज पहले कुछ क्वेश्चन करा के देख लेते हैं। अगला लेक्चर कंप्लीट न्यूमेरिकल्स का होगा, 2 लेक्चर कम से कम इसके बाद कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स पर एससी वर्मा के प्रॉब्लम को कवर करने के लिए। हो गया? देखिए आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं। ए चार्ज कैपिटल Q है ना, इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, and these parts are kept at a given distance. These parts are kept at a given distance. Given मतलब constant distance. Clear है? Find the value of each part. Find the value of each part. So that the force between them, उनके बीच force, so that the force between them is maximum, उनके बीच का फोर्स मैक्सिमम हो। बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है ये, है ना। एक चार्ज को 2 पार्ट्स में आपने डिवाइड किया, दोनों पार्ट्स को एक कांस्टेंट डिस्टेंस पर आपने रख दिया। कहता है कि दोनों पार्ट्स की वैल्यू क्या हो ताकि उनके बीच लगने वाला फोर्स मैक्सिमम हो। क्लियर है?
चलिए आइए एक सिंपल कॉमन सेंस यूज कीजिए। तो लेट फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू एक्स, पहला पार्ट मैंने एक्स मान लिया। आइए सेकंड पार्ट मान लो क्यू माइनस एक्स, ऑब्वियसली सेकंड पार्ट क्यू माइनस एक्स है ना। क्यू को आपने दो पार्ट में डिवाइड किया, तो फर्स्ट पार्ट को एक्स मान लिया और सेकंड पार्ट कितना, क्यू माइनस एक्स। और अब दोनों पार्ट को एक गिवन डिस्टेंस पर आप सेपरेट कर दो, यहां पे x और यहां पे q माइनस एक्स, ये दोनों पार्ट्स हो गया। इसका नाम a दे दो, इसका नाम b, और दोनों के बीच का डिस्टेंस r कांस्टेंट है। क्लियर है। अब कहता है पार्ट्स की वैल्यू क्या हो, इन दोनों पार्ट्स की, चार्जेस के पार्ट्स की वैल्यू क्या हो, ताकि उनके बीच का फोर्स मैक्सिमम आए, है ना। तो पहले फोर्स के लिए आप फॉर्मूला लिखिए, है ना। फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू पार्ट्स F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसको K लिख दिया, K को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हमने K लिख दिया। और कुछ नहीं कह रहा है तो एयर मीडियम में है, इस सबका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चार्जेस अभी एयर मीडियम में है। तो F इज इक्वल टू K, पहला पार्ट का वैल्यू x, सेकंड पार्ट का वैल्यू q माइनस एक्स डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। क्लियर है। इसमें गौर कीजिए कि फोर्स की डिपेंडेंसी x पर है ना, इस पार्ट पर है। इस पार्ट को अगर आप चेंज करते हो तो ये पार्ट भी चेंज कर जाएगा और दोनों के बीच का फोर्स भी चेंज कर जाएगा। क्योंकि यहां पर k और r तो कांस्टेंट है, k तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वो तो कांस्टेंट है, और r दोनों के बीच का डिस्टेंस भी कांस्टेंट है। यानी f की डिपेंडेंसी यहाँ पे x पर है ना। यानी x को ही चेंज करके आप f की वैल्यू को घटा बढ़ा सकते हैं, है ना। पार्ट्स की वैल्यू को, ये जो पार्ट है इसी की वैल्यू को घटा बढ़ा करके आप फोर्स की वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो कैलकुलस में आप जानते हैं कि अगर y फंक्शन है x का, और अगर आपको y का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कंसीडर करना है तो आपको पहले y का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना होगा, यानी dy बाई dx। क्लियर है। क्योंकि y की डिपेंडेंसी x पर है और y का आपको मैक्सिमम या मिनिमम कंसीडर करना है। यहां पे f की डिपेंडेंसी x पर है तो आपको f का और f का मैक्सिमम वैल्यू सोचना है ना। आपको निकालना यह है कि पार्ट का वैल्यू क्या हो ताकि f मैक्सिमम हो। तो f को मैक्सिमम होने के लिए आपको पहले f का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना होगा, मतलब f को डिफरेंशिएट करना होगा x के रेस्पेक्ट में, f को डिफरेंशिएट करना होगा x के रेस्पेक्ट में। तो आइए डिफरेंशिएट करने से पहले थोड़ा इस ब्रैकेट को तोड़ देते हैं, k अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्यू इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। और अब हम f को डिफरेंशिएट कर दें x के रेस्पेक्ट में, है ना। df बाई dx, f को डिफरेंशिएट किया x के रेस्पेक्ट में बराबर k बाई आर स्क्वायर बाहर हो गया, और इंटू अंदर में डिफरेंशिएट कीजिए, q कांस्टेंट x का 1 तो q लिखा, माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स स्क्वायर का 2x। क्लियर है। और अब कैलकुलस कहता है f को मैक्सिमम होने के लिए df बाई dx को आपको 0 पुट करना होगा। क्लियर है। तो वी विल पुट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 और वहां से x की वैल्यू आपको आ जाएगी। क्लियर है। नोट डाउन कीजिए। देखिए, फॉर f टू बी मैक्सिमम, f को मैक्सिमम होने के लिए आपको df बाई dx आपको 0 पुट करना होगा, जिसका मतलब कि q माइनस 2x इज इक्वल टू 0, और यहां से आ गया x का वैल्यू q अपॉन 2। x का वैल्यू कितना, q अपॉन 2। यानी पता चल गया कि फोर्स को मैक्सिमम होने के लिए जो पार्ट्स हम लोग लिए थे, तो फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू q बाई 2, तो ऑब्वियसली सेकंड पार्ट भी q बाई 2 ही हो जाएगा, क्योंकि q को आपने डिवाइड किया था ना। तो पहला पार्ट अगर आपका q बाई 2 आया तो दूसरा पार्ट भी आपका q बाई 2 आ गया। तो रिजल्ट क्या बन गया, एक चार्ज को अगर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके एक कांस्टेंट डिस्टेंस पर रख दिया जाए तो दोनों पार्ट्स के बीच का फोर्स मैक्सिमम होगा। क्लियर है। एक चार्ज को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके अगर एक गिवन डिस्टेंस पे रख दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैक्सिमम होगा। क्लियर है। देखिए,
रिजल्ट यहां लिख देते हैं। when a given charge when a given charge when a given charge is divided when a given charge is divided in two equal parts and then kept at a constant distance then इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between these two parts will be maximum between these two parts will be maximum इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके इजीली बन सकते हैं। क्लियर है? मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दे कि 50 कूलम के चार्ज को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है और दोनों पार्ट को 5 मीटर की दूरी पर रख दिया, बताइए मैक्सिमम फोर्स दोनों पार्ट्स के बीच में कितना होगा, है ना। एक एग्जांपल, 50 कूलम is divided in two parts and two parts are kept at a distance of 5 मीटर, है ना। फाइंड द मैक्सिमम फोर्स बिटवीन दिस टू पार्ट्स, है ना। उन दोनों पार्ट्स के बीच का आपको मैक्सिमम फोर्स निकालना है। फाइंड मैक्सिमम फोर्स बिटवीन दिस टू पार्ट्स, उन पार्ट्स के बीच का आपको मैक्सिमम फोर्स निकालना है। ऑब्वियसली थ्योरी काम कर जाएगा। 50 कूलम को दो पार्ट में डिवाइड करना है और दोनों पार्ट को 5 मीटर की दूरी पे रखना है, लेकिन दोनों पार्ट के बीच में मैक्सिमम फोर्स लगना चाहिए, तो दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अभी थ्योरी ने कहा ना कि दोनों पार्ट्स को दोनों उस चार्ज को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। तो देखिए 50 को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कीजिए, यहाँ पे 25 कूलम और यहाँ पर भी 25 कूलम, और दोनों के बीच की दूरी यू विल हैव टू टेक 5 मीटर। अब जो इनके बीच का फोर्स लगेगा दैट विल बी द मैक्सिमम फोर्स, वही क्या हो जाएगा, मैक्सिमम फोर्स। तो F max इज इक्वल टू K मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ Q1 यानी 25, नेगेटिव तो है नहीं, मॉड लग गया, पॉजिटिव वैसे भी हो गया, पॉजिटिव है पॉजिटिव ही रहा, इंटू 25 बटा डिस्टेंस 5 है, 5 का स्क्वायर। क्लियर है? K का वैल्यू SI यूनिट में है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 से 25 कैंसिल, यहाँ पे 25 बच गया। 9 से 25 मल्टीप्लाई कीजिए, 225 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन। यही दोनों पार्ट्स के बीच का मैक्सिमम फोर्स आ गया, है ना। इस प्रॉब्लम के बनाने से ये प्रॉब्लम बहुत ही इजी वे में आपका सॉल्व हो गया। क्लियर है? तो आइए स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी बस स्टार्टर प्रॉब्लम है कूलम्स लॉ का। कूलम्स लॉ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने बाकी हैं। आइए एक क्वेश्चन लेते हैं। नहीं, क्वेश्चन क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन चार्जेस इज डबल्ड DOUBLED डबल्ड, है ना। दो गिवन चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को आपने डबल किया। क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स द फोर्स विल इंक्रीज या डिक्रीज। क्लियर है? यहां पर डिक्रीज ही होगा क्योंकि डिस्टेंस को आप डबल कर रहे हैं, है ना। तो गिवन चार्जेस है, अब फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, दूरी बढ़ा रहे हैं तो फोर्स घटेगा। तो हाउ मेनी टाइम्स द फोर्स विल डिक्रीज, हाउ मेनी टाइम्स
द फोर्स विल डिक्रीज, हाउ मेनी टाइम्स द फोर्स विल डिक्रीज, क्लियर है, हाउ मेनी टाइम्स द फोर्स विल डिक्रीज, क्लियर है। दो गिवन चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को, चार्जेस को आपने नहीं चेंज किया, दो गिवन चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को आपने सिंपली डबल किया, कहता है दोनों के बीच का फोर्स कितना टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा, कितना टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा, क्लियर है। ऐसे प्रॉब्लम के लिए हम एक फॉर्मेट बना देते हैं, क्योंकि इसमें परसेंटेज का भी मामला आएगा, क्लियर है। देखिए आप जानते हैं कि F बराबर K इंटू मॉड ऑफ Q1 इंटू मॉड ऑफ Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। चूंकि चार्जेस गिवन है तो आपका K तो कांस्टेंट है ही, ये भी कांस्टेंट आपका हो गया और ये भी आपका कांस्टेंट हो गया, तो R स्क्वायर को अगर यहां ले आए तो FR स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, FR स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। कैसे हुआ, दोनों चार्ज कांस्टेंट इंटू K, ये भी कांस्टेंट, तो ये ओवरऑल जो मल्टीपल ऊपर में हुआ वो कांस्टेंट हो गया, यानी FR स्क्वायर ये बराबर आप लिख सकते हैं कांस्टेंट, क्लियर है। तो यहां पर आप ये थ्योरी यूज कीजिए कि FR स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। रिलेशन बिटवीन F एंड R सिंपली आपको यूज करना है। और आप कैसे मैनिपुलेट करेंगे, अगर R1 डिस्टेंस पर अगर फोर्स की वैल्यू F1 है, ऐसे समझिएगा जो हम बोल रहे हैं, R1 डिस्टेंस पर अगर फोर्स की वैल्यू F1 है और R2 डिस्टेंस पर अगर फोर्स की वैल्यू F2 है ना। R1 डिस्टेंस पर अगर फोर्स की वैल्यू F1 है और R2 डिस्टेंस पर अगर फोर्स की वैल्यू F2 है, तो इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं F1 इंटू R1 का स्क्वायर बराबर F2 इंटू R2 का स्क्वायर। सवाल आपका बन जाएगा इसी से, F1 इंटू R1 का स्क्वायर बराबर F2 इंटू कितना R2 का स्क्वायर। चलिए अब इसी को हम लोग क्वेश्चन के लिए अप्लाई करते हैं। तो आइए, इनिशियल डिस्टेंस R1 आप R मान लीजिए, तो इनिशियल फोर्स को आप F मान लीजिए, फाइनल डिस्टेंस को आपने डबल किया तो 2R कर दीजिए, और फाइनल फोर्स F2 पहले आप निकाल के चेक कीजिए, है ना। समझिए बात को, इनिशियल डिस्टेंस को मैंने R माना और इनिशियल फोर्स को मैंने F माना, फाइनल डिस्टेंस को मैंने डबल किया यानी 2R, और फाइनल फोर्स आपको निकालना है, फाइनल फोर्स आपको निकालना है। चलिए इस पे सेट कीजिए, F1 R1 स्क्वायर बराबर F2 R2 स्क्वायर। F1 की जगह पर F डाला इनिशियल फोर्स, और R1 की जगह पर R यानी FR स्क्वायर बराबर F2 लिखा, और R2 की जगह पर 2R, तो यहाँ पे 2R लिखा, और 2R का होल स्क्वायर यानी FR स्क्वायर बराबर F2 इंटू 4R स्क्वायर, और R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, तो F2 बराबर F बाई 4 यानी F इनिशियल फोर्स है और डिवाइडेड बाई फोर्स यानी कि फाइनल फोर्स जो है वो 4 टाइम्स डिक्रीज कर गया। फाइनल फोर्स जो है यानी दो गिवन चार्ज के बीच के डिस्टेंस को जब आपने डबल किया तो दोनों के बीच का फोर्स 4 टाइम्स डिक्रीज कर गया, 4 टाइम्स डिक्रीज कर गया। डिस्टेंस डबल हुआ और फोर्स 2 टाइम्स डिक्रीज कर गया, यानी 4 टाइम्स डिक्रीज कर गया। सो द फोर्स बिटवीन टू गिवन चार्जेस, the force between two given charges decreases 4 times, 4 टाइम्स फोर्स आपका डिक्रीज कर गया। बात फॉलो किए। इस पर परसेंटेज से भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, है ना, जो हम आपको करवाएंगे वीडियो में, क्लियर है। तो उम्मीद है कि आज जितना चीज मैंने डील किया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कूलम्स लॉ का जस्ट ये बिगिनिंग है, हम लोग इसके प्रॉब्लम्स को कम से कम 2 वीडियोस में कंप्लीट करेंगे, क्लियर है। उसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएंगे, क्लियर है। 2 वीडियो आपको पेशेंस के साथ प्रॉब्लम्स को कवर करना है, क्लियर है। आज कुछ प्रॉब्लम आपने देखा, प्रॉब्लम आपको अच्छा लगा होगा, जैसा हम उम्मीद करते हैं। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा टफ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, क्लियर है। आज इसको पढ़िए आप लोग।